स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। अभिजीत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं नेशनल हाईवे फॉर ईवी के। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी आपका हमारे शो पे। अभिक चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं आप। चट्टोपाध्याय सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सिन्हा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ और बहुत ही बुनियादी सा सवाल है मेरा आज वर्ल्ड ईवी डे पर कि भारत में अभी ईवी की राह कितनी ईजी हुई है? दीपक जी, आपको वर्ल्ड ईवी डे की शुभकामनाएं। और इंडस्ट्री में जो लोग रात दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत बढ़े, उनकी एडॉप्शन तेजी से हो, उन सबको भी आज के खास दिन की शुभकामनाएं। अगर आप राह की बात करते हैं तो ईवी एक टाइप या एक सेगमेंट नहीं है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कार, बस, फिर ट्रक। तो कितनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए आज फाइनेंस की व्यवस्था हो पाती है, किन वाहनों को चार्जर मिल पाते हैं, कार्स कितनी दूरी तक इंटरसिटी जा पाती हैं, बस के कौन कौन से रूट्स पे बस चल रही हैं, और सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट, हार्ड टू अबेट सेक्टर जिसको कहते हैं, वो है ट्रक। वहां तक प्रोटोटाइप लेवल पर और कमर्शियल लेवल पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वाहनों की खपत और आज की डेट में एडॉप्शन पहुंच चुकी है। इसके नंबर्स और इसकी कितनी तेजी से इसका विस्तार होगा, ये इस साल देखना बाकी है। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रोटोटाइपिंग और पायलट्स की बात करें तो इन चारों सेगमेंट में पूरा हो चुका है। और खासकर ट्रक, जिसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता था, उसको लेकर सरकार ने इस साल काफी मुहिम छेड़ी है, काफी इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। 500 करोड़ के आसपास पीएम ई ड्राइव में उसके इंसेंटिव्स हैं, और भी कई उसके टेक्निकल ट्रायल्स, कमर्शियल, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ब्लेंडेड फाइनेंसिंग जैसी चीजों को लेके आ रहे हैं ताकि हर सेक्टर में इसका बढ़ाव मिल सके। लेकिन ओवरऑल एडॉप्शन का रेट 2030 का जो लक्ष्य पूरा माना गया था कि भारत इस 2030 के साल तक इतनी गाड़ियों की खरीद कर सकेगा और इतनी गाड़ियां जमीन पर उतार सकेगा, उस मामले में भारत अभी पीछे चल रहा है। एब्सोल्युटली। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। 2024 में अगर आप कुल वाहन बिक्री देखेंगे तो 26.2 मिलियन वाहन टोटल हैं। इसमें अगर ईवी का हिसाब देखेंगे तो 1.8 मिलियन, यानी कि आप परसेंटेज के हिसाब से अगर निकालें तो लगभग 7% के आसपास है। और बार बार हम कंपेयर करते हैं चाइना से, तो उनका नंबर भी ले लीजिए आप। 9.7 जो है वो ईवीज बिके। दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क हालांकि वहीं है इस वक्त। तो एक तरह से देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता अभी चाइना से, क्योंकि अभी हम उस तरफ आगे बढ़े हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लक्ष्य, और जब लक्ष्यों के फाइनल नंबर निकलेंगे तो इसी तरह के कंपैरिजन होंगे। इसलिए अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छे से अभिजीत जी ने भी बताया कि क्या इस वक्त स्थिति है, और मैंने भी नंबर के हिसाब से बताया। चट्टोपाध्याय सर, काफ़ी कुछ कोशिशें सरकार ने भी की हैं। हमने देखा है कि लगातार नई नई नीतियां बन रही हैं। जितनी भी ईवी को बढ़ाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जा सकती हैं वो की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको लग रहा है कि काफ़ी कुछ अपर्याप्त सा लग रहा है। आपको पॉलिसी के लेवल पर अभी गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं उसमें तो कोई ज़्यादा चिंता नज़र नहीं आती, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार है उसको लेकर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए दीपक जी, क्या होता है ना कि जब भी कोई एक नया कॉन्सेप्ट आता है और वो कुछ टाइम के लिए एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे रहता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, अब आप चाइना का एग्जांपल ले रहे थे। हम लोग चाइना को टिपिकली लास्ट 10 साल का उसका ईवी सेल्स देखते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले चाइना का क्या सिचुएशन था, या 30 साल पहले चाइना का क्या सिचुएशन था। क्योंकि चाइना इस ईवी गेम में पिछले 30 सालों से है। तो अडॉप्शन एक पर्टिकुलर इनिशियल फेज में स्लो होता है जरूर, क्योंकि जब आप चाहते हो कि एक इंडिविजुअल एक नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो वो और जब आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो, मतलब ये टिपिकली आपका इंटरनेट का अडॉप्शन या मोबाइल फोन का अडॉप्शन नहीं है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, तो कोई भी आम आदमी इसको अडॉप्ट करने में टाइम लेगा। क्योंकि वो देखेगा कि बाकी सब कुछ, बाकी पूरा माहौल कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, बाकी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है वो अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं। तो जैसे अभिजीत ने भी बोला
एकदम सही। क्या है कि आपको आपके फंडामेंटल्स को आपको लाने पड़ेंगे एब्सोल्युटली रेडी। और आप देखेंगे कि एक पॉइंट आएगा, उसके बाद शायद ये चर्चा नहीं होगी कि ईवी अडॉप्शन उतना हाई क्यों नहीं है। और मैं तो हर वक्त ये समझता हूं कि इंडिया में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक कर दो, एंड इट इज द व्हाट इज जो कहते हैं ना लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, सो वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है इंडिया के लिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक कर दो तो फिर आप देखिएगा कि ईवी अडॉप्शन किस रफ्तार से बढ़ता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अभिजीत जी। इसमें क्या दिक्कत है? आई मीन ठीक है, 2030 तक कितना प्रतिशत एडॉप्शन का टोटल होगा या नहीं होगा, बट बिल्कुल सही बात है कि क्या आप 100% आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एडॉप्शन का लक्ष्य भी 2030 रखा हुआ है 100% का। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुरुआत में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम ज्यादा से ज्यादा ईवी कर दिया और उसके बाद एक नजीर पेश कर दिया और उसके बाद एनकरेजमेंट आएगा, ऑब्वियसली अपने आप एडॉप्शन में पेस आएगा? ये बिल्कुल सही बात है और मैं पूरी तरह आपकी बात से और अभी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, एक व्यक्ति का ईवी खरीदना इज एन इंडिविजुअल डिसीजन, लेकिन एक संस्था का ईवी खरीदना इज एन इंस्टीट्यूशनल डिसीजन। सो संस्था के ऊपर जब हम जाते हैं तो जो एडॉप्शन है उसका रेट काफी बढ़ता दिखता है। लेकिन शुरू के सालों में जब हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मुहिम शुरू की थी, तो ज्यादातर स्कीम्स, ज्यादातर बजट, ज्यादातर जो वेवर्स या टैक्स एग्जम्पशंस दिए गए, वो व्यक्तिगत लोग ईवी खरीद सकें इस डिसीजन में कॉपरेट करने के लिए, इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए दिए गए। जबकि लोगों ने ईवी को सिर्फ इसलिए नहीं नकारा क्योंकि वो खरीदना नहीं चाहते, बल्कि उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। उनकी उनकी ऐसी कभी इच्छा नहीं होती या उनकी कभी मजबूरियां होती हैं कि वो एक ऐसी गाड़ी नहीं लेना चाहते जो वो शहर के बाहर दूसरे शहर जाने के लिए हाईवेज पर इस्तेमाल ना कर सके। तो हमने अब इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने की शुरुआत की। सो ओवरऑल अगर आप देखें कि डिसीजन मेकिंग पिछले कुछ सालों में, मैं 10 सालों का नहीं कह सकता क्योंकि शुरू के सालों में व्हीकल इंडिविजुअल बाइंग के लिए प्रेरित की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्लीट ऑपरेटर्स को बढ़ावा दिया गया है। जो ओनर्स ईवी ओन नहीं करते हैं वो भी कार हायर कर सके इंटरसिटी, विद इन सिटी। जिनके पास बस में जाने का साधन है वो इलेक्ट्रिक बस में भी जा सकें। जिनके पास ट्रक में अपना माल भेजने का साधन नहीं था, अब हमने ट्रक के हाईवेज और ट्रक की फाइनेंसिंग भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूंगा कि जुलाई में जब ये ट्रक के लिए इंसेंटिव रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अगस्त में ट्रक की जो सेल है वो डबल हो गई और सितंबर में हम उम्मीद करते हैं। आज मैंने 1000 ट्रक की डिप्लॉयमेंट का एमओयू अपने पार्टनर्स के साथ और देश भर में जो लगाए जाएंगे। ये आपने अच्छा जानकारी दी। लेकिन सर अभिजीत जी, ये जो रेंज एंजाइटी रहती है ईवीज को लेकर, क्या ट्रक्स पे ये रेंज एंजाइटी खत्म हुई है और क्यों? ट्रक में रेंज एंजाइटी रैंडम किसी स्थान पर रुककर चार्ज करने की बाध्यता नहीं होती है। ज्यादातर उनके रूट के पैमाने तय होते हैं, वो कहां से शुरू करेंगे, कहां रुकेंगे, कितनी देर रुकेंगे, क्या चार्ज करेंगे और कहां जाएंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने बिल्कुल सही बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर होना कि सरकार हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगी और तब लोग गाड़ियां खरीदेंगे, ऐसा मानना और ऐसा सोचना सही नहीं होता है। इसी वजह से आगे आने वाले समय में पूरे हाईवेज पर जगह जगह हर 100 किलोमीटर के बाद करीब एक लार्ज चार्जिंग हब बनाने की और इसके माध्यम से लोगों को, जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, वो ज्यादा गाड़ियां लोगों तक दे सके, बिना खरीदे लोग इस्तेमाल कर सके। जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं उनको जमीन न ढूंढनी पड़े, उन्हें अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना पड़े, ट्रांसफार्मर और ग्रिड न लगाना पड़े। ये सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईवी की डिफिकल्टी को एक एक करके सेगमेंट वाइज, 2 व्हीलर से 3 व्हीलर, कार, फिर बस, फिर लॉन्ग रेंज एसयूवी और अब हम ट्रक तक पहुंच चुके हैं, जिसमें फाइनेंसिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक की सारी सिंगल विंडो क्लियरेंस नेशनल हाईवे के ईवी की तरफ से और बाकी पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज की तरफ से दी जा रही है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिशें करी हैं। मैं आपको मुंबई का एग्जांपल देता हूं, अटल सेतु, जिससे आने जाने का बहुत ज्यादा टोल देना पड़ता था, आई मीन पैसा उसका देना पड़ता था, लेकिन ईवीज के लिए अभी कुछ टाइम पहले उसको फ्री कर दिया गया। बहुत सारे उत्साहित हैं लोग, बहुत तैयारी कर रहे हैं कि भाई ईवी लेते हैं, 10-15 हज़ार रुपये कम नहीं होते हैं आने जाने के, टाइम अलग बचेगा आपका। लेकिन बार बार जब लोग जाते हैं तो उनकी रियल टाइम जो एंग्जाइटीज़ होती हैं वो होती हैं कि भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चार्जिंग स्टेशंस का क्या होगा, रेंज एंग्जाइटी जिसकी मैं बात कर रहा था
वो है कि भाई 150, 200, 300 से ऊपर अगर जाना पड़ा आपको तो आप कैसे करेंगे? चार्जिंग टाइम बहुत लंबा है, चार्जिंग इंफ्रा का इशू है, बैटरी रिप्लेसमेंट है, और सबसे बड़ी बात सर्विस सेंटर्स का क्या होगा? तो इस मोर्चे पर, एक आम आदमी के मोर्चे पर सर, ये जो चिंताएं हैं ये कितनी जायज हैं और कब तक दूर आप लगता है कि ये हो पाएंगी? ये चिंताएं बिल्कुल जायज है, ठीक है। और मैं समझता हूं कि सरकार भी ये समझती है और जानती है कि ये चिंताएं जायज है। लेकिन फिर भी क्या है ना कि एक प्रोग्राम और एक चेंज जब आप लाते हो, उस चेंज का आप कभी भी कोई लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं देखते हो। उस चेंज का आप कंप्लीट एप्लीकेशन देखते हो, और उस कंप्लीट एप्लीकेशन और अडॉप्शन के लिए आपको जो जो करना पड़ेगा सरकार वो करती है, और इस मामले पे ईवी अडॉप्शन पे जरूर कर रही है। क्या है, मैं एक्चुअली समझता हूं कि अभी जैसे मैंने पहले बोला कि सरकार को वैसे भी फोकस राइट नाउ ज्यादा देना चाहिए ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑन कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और उस पर काम हो रहा है, उस पर अडॉप्शन ज्यादा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्लीट्स का ईवी का अडॉप्शन ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट फ्लीट्स, government agencies, government organizations, administrations, municipalities, hospitals, educational institutions, इनके फ्लीट्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए, क्योंकि इन सब के पास एक्चुअली अपना कैप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है जहां पे ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स को छोड़ दीजिए राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग, आप इन सेक्टर्स को देखिए, और यहां पे अगर आप इनका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए फ्रॉम आइस टू ईवी, ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होगा। और जब ये जल्दी होगा, जब वो इंडिविजुअल अपने ही ऑफिस में, जब वो एम्प्लॉय अपने ही कॉर्पोरेट में देखेगा कि कंपनी की जो फ्लीट है, या तो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, छोटे बसेस हो, वो सारे इलेक्ट्रिक है, तो मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरी जो एंजाइटीज हैं अबाउट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और जब वो धीरे धीरे कम होंगी, तब जरूर मेरे को जब नया गाड़ी लेना होगा, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, मैं जरूर एक ईवी को विद अ क्लीनर फ्रेम ऑफ माइंड, विद अ मच मोर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, मैं उसको अप्रोच करूंगा। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लीनर फ्रेम ऑफ माइंड। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधेंदु जे सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवाइजर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल, नीति आयोग से। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा सर आपका, गुड इवनिंग। सर, हमारी बात यही चल रही थी आज वर्ल्ड ईवी डे पर कि इंडिया में किस तरह के चैलेंजेस हैं। नीति आयोग में बहुत अच्छी रिपोर्ट आप लोगों ने भी पब्लिश की है, उसमें काफ़ी कुछ चैलेंजेस पर भी बात की गई है। जो अभी क्लीनर स्टेट ऑफ माइंड है सर, वो नहीं है, वो क्लटर्ड है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, रेंज एंजाइटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, सर्विसेज का इशू है। आपको लगता है सर, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मन में वो कॉन्फिडेंस डालना, उसके लिए क्या करना होगा? जैसा कि अभी बताया जा रहा था ना, कि मैं पूरी तरह इससे सहमत हूं, क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि कोई भी इस तरह का यदि आप डिसरप्शन ला रहे हैं, एक चेंज ऑफ बिहेवियर ला रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि देखो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना है अपने पुराने गैसोलीन गाड़ी को छोड़ करके, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ी उसके मुकाबले में महंगी है। जब इस तरह का आप एक डिसरप्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है वह है आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। एक बड़ा ही, आप देखें कि दुनिया में करीब 27-28 देशों ने इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत ही नज़दीक से इसको जो है परस्यू किया है, और काफ़ी बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया है। और इन सभी देशों में देखें कि जो एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस है, जो कैंपेन फॉर अवेयरनेस है, ये बहुत ही लंबे समय तक चला है। इतना सरल नहीं इस चीज़ को कर लेना। तो एक अवेयरनेस के साथ साथ क्या होता है कि जो आपके दिमाग में जो आशंका रहता है, जो मिथ आपके दिमाग में घूमता है, उसको आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे अभी सुन रहे थे, अभी चैलेंजेस हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, चैलेंजेस हैं सेफ्टी का, चैलेंजेस हैं कि वो एफिशिएंसी उसमें उतना रहेगा कि नहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एज कंपेयर टू
पुराने आइस इंजन के मुकाबले में। उसको आप जब बेचना चाहेंगे, उसको रीसेल वैल्यू उसका आपका क्या मिलेगा, उसके लिए लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम तरह के आशंका आपके दिमाग में रहता है। जरूरी है कि एक अवेयरनेस के माध्यम से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए आप देखें, दिल्ली में जब हम लोग जब इसको प्रारंभ किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। उसी तर्ज पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है स्विच दिल्ली का अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हुआ, कि कर्नाटक में जो है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हुआ। नीति आयोग इंडस्ट्री के द्वारा जो है चलाए जाने वाला एक कैंपेन उनको उसको कोऑर्डिनेट करती है, जिसको हम शून्य कैंपेन कहते हैं। उसी तरह से ई फास्ट एक अलग कैंपेन है। ये सारे कैंपेन के माध्यम से, अवेयरनेस इनिशिएटिव के माध्यम से, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे नॉर्वे का जब आप एग्जाम्पल लेते हैं जी, आप जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं, इन सभी देशों ने में बहुत ज़्यादा मीडिया ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रिंट और विजुअल दोनों मीडिया ने इम्पोर्टेंट, मीडिया अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। मीडिया सर अपनी भूमिका को निभाने को तैयार है। हम लोग तो सर ईवी पे शो भी कर रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम चैनल्स में देख लीजिए, इस तरह की बातें तक नहीं होती हैं। वी आर रेडी टू प्ले आवर पार्ट सर, बट फिर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप बात तो कर रहे हैं ईवी की, लेकिन इंफ्रा कहाँ है हमारे लिए, सड़कें कहाँ हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। कुछ स्टेट्स जो है वो ठीक है, पॉलिसी के लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर उसके बाद अच्छा, एक बड़ी शिकायत है लोगों को अभी कि आपने जीएसटी कट अभी आया था, बहुत बड़ा मौका था और एक दूरी थी 5% वर्सेस 28%, आइस पे 28% प्लस सेस और ईवी पे सिर्फ 5%। अब एक अच्छा मौका था सर, लेकिन हुआ क्या है कि आईसी की दूरियां अब घट गई हैं सर, वो अब ईवी उनके लिए लेस कॉम्पिटिटिव हो गया, अब 18% पे आप आ गए हैं। तो एक मौका नहीं था सर कि इस 5% को भी हटा देते, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देते लोगों को? लेकिन आप इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए। जब आप कंपोनेंट्स के कॉस्ट को लेते हैं तो जितने भी तरह की ईवी हैं, सबका जो इस वक्त का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। जैसे कि आपको बताया, जो बड़े व्हीकल्स है, मान लिया ट्रक का एग्जाम्पल लीजिए, तो हमने एक रफ कैलकुलेशन कराने की कोशिश की थी। करीब 1.5 से 2% जो है उनका प्राइस रिड्यूस होता है। यानी पूरे इसमें देखिएगा तो करीब 1.5 से 2 लाख का उसमें फर्क आने लगता है। तो इस प्रकार से उनका बेस कॉस्ट तो रिड्यूस होता है कंपोनेंट्स के एफर्ट से। अच्छा। हाँ, आपने जो एक बात बताई है, इस पर भी सोचा जा सकता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली सर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईवीज को अगर आपको उसका दायरा बढ़ाना है तो बुनियादी चीज़ों पर आपको काम करना होगा। आज वक्त की कमी है तो बहुत ज़्यादा सवाल में नहीं ले पाया, लेकिन मुझे लगता है कि दिशा क्या है सरकार की वो बिल्कुल क्लियर है। इंटेंशन में सरकार की कोई कमी नज़र नहीं आती। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। और जैसा यहाँ पर शुरुआत में कहा गया, इंडिविजुअल लेवल पर चॉइस में बहुत सारे क्लटर्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, बट इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो एक अच्छी नज़ीर पेश की जा सकती है ईवी अडॉप्शन को लेकर। तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर 100% हो, यही उम्मीद हम करते हैं। यहाँ से शुरुआत होगी तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अभिजीत सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अवीक सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सुधेंदु सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2025 तक 61 लाख से ज़्यादा ईवीज बिक चुकी हैं। फिर भी 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है कि 30% इलेक्ट्रिक वाहन हों कुल फ्लीट्स में, तो सरकार के सामने ये चैलेंजिंग कितना होगा? सरकार के सामने मुद्दे बहुत हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बैटरी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी जैसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो क्या सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इस रोड मैप को आसान बना पाएंगे? आज हम स्पेसिफिकली हम ईवीज पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में आज वर्ल्ड ईवी डे मनाया जा रहा है। इसीलिए इस अहम मुद्दे पर हम दिग्गजों के साथ कर रहे हैं चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला है। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, हर सेगमेंट में ईवी की डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी भविष्य की सवारी। बैटरी से चलने वाली ये गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती हैं, चार्जिंग स्टेशनों से चार्ज होती हैं और कम प्रदूषण, सस्ता ईंधन और लो मेंटेनेंस जैसी खूबियों के कारण तेजी से पॉपुलर हो रही हैं।
लेकिन क्या सच में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना दिखाया जा रहा है? ताजा रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक देश में 61,65,964 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुके हैं। इनमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी शामिल हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया के मुताबिक पिछले 10 सालों में सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। इसके बावजूद कुल वाहनों की सालाना बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 7.6% तक पहुंची है। लेकिन सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक ईवी की हिस्सेदारी 30% हो, यानी अगले 5 साल में इसे 22% तक बढ़ाना होगा। ये टारगेट आसान नहीं है। ईवी की बड़ी चुनौतियां क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, बैटरी की ऊंची कीमत, चार्जिंग में ज्यादा समय, रेंज की टेंशन, बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा, ये चुनौतियां सबसे अहम मानी जा रही हैं। अब बात करें कार सेगमेंट की। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में 11% की ग्रोथ दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स इस रेस में सबसे आगे रही 53% मार्केट शेयर के साथ। इसके बाद एमजी मोटर्स 28% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रही। ऑटो कंपनियां अब लंबी रेंज वाली कारें पेश कर रही हैं। कई मॉडल्स एक बार चार्ज करने पर 500 से 600 किलोमीटर तक चल सकते हैं। महिंद्रा BE6 रेंज 535 से 682 किलोमीटर, कीमत 19 लाख से 28 लाख के करीब। महिंद्रा XEV 9e रेंज 542 से 656 किलोमीटर, कीमत 22 लाख से 31 लाख रुपए। टाटा हैरियर EV रेंज 538 से 627 किलोमीटर, कीमत 21.5 लाख रुपए से शुरू। MG सिलेक्ट EV सुपर कार रेंज 580 किलोमीटर, कीमत 75 लाख रुपए। BYD सील EV रेंज 510 से 650 किलोमीटर, कीमत 41 से 53 लाख रुपए के बीच में। किया EV6 रेंज 663 किलोमीटर, कीमत 65,90,000 रुपए। टेस्ला मॉडल Y रेंज 500 से 622 किलोमीटर, कीमत करीब 60 लाख रुपए। 2 व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक, TVS और बजाज टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इनकी संयुक्त हिस्सेदारी करीब 70% रही। वहीं 3 व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, बजाज ऑटो और YC इलेक्ट्रिक का दबदबा रहा। राज्यों की बात करें तो मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली ईवी बिक्री में टॉप पर रहे। हालांकि पूरे साल के आंकड़ों में बिहार ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। तो तस्वीर साफ है, ईवी का सफर तेज है लेकिन मंजिल अभी दूर है। चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी कॉस्ट और रेंज की टेंशन जैसी चुनौतियां अभी भी बड़ी दीवार बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।